सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म सेकंड क्लास 12th हिस्ट्री। कोड नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज़ 027। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया हुआ है टर्म सेकंड क्लास 12th हिस्ट्री के लिए, उसके बारे में, इसका पैटर्न किस तरह का रहने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो आपको थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न और उसका डिज़ाइन और उसके मार्क्स किस तरह के होने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम अभी तक हो चुका होगा कि सीबीएसई का टर्म सेकंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और अगर कोविड-19 की कंडीशन में थोड़ा सा भी सुधार नहीं होता है तो फिर आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ऐसा आप प्रिपरेशन करके रखिएगा। तो लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है उसका पता चल जाता है, आपका नॉलेज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप पैटर्न पे प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में आगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए जनरल इंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर टर्म सेकंड का होगा आपका क्लास 12 हिस्ट्री का, इस सैम्पल पेपर पे जो बेस्ड अगर बनाया जाता है तो वो होगा आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। इससे पहले आपको पहले टर्म 1 का पेपर भी 4 सेक्शंस में ही मिला था या 5 में मिला होगा। तो ए बी सी एंड डी जो होंगे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये इस तरह से सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है इस क्वेश्चन पेपर को। फिर देखते हैं यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन ए में भी आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 1 to 4, और जिसमें 3 मार्क्स जो है कैरी करता है हर क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है लिखने की है वो 80 वर्ड से, यानी मिनिमम आप इसमें लिख सकते हैं 3 पॉइंट्स। आप बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 7 जो मिलेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें आपको हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है 6 मार्क, यानी आपकी वर्ड लिमिट जो होगी वो होगी मिनिमम 150 वर्ड और मैक्सिमम 200 वर्ड, यानी कि आप जो है इस बार 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप एग्ज़ाम में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इससे पहले जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स होते थे उनमें 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 3 जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी की बात करते हैं यहाँ पर। सेक्शन सी में आपको मिल रहा है 8 and 9 क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड होगा, और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर रहा है। बात केस बेस्ड का मतलब क्या होता है? केस बेस्ड का मतलब होता है कि सोर्स आपके पास, यानी कि एज ए पैराग्राफ वहाँ पर कुछ दिया गया होगा, उसके बेसिस पर आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए होंगे और उसको आपको सॉल्व करके वहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिल रहा है, जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। कुछ हो सकता है लोकेशन फाइंड करने के लिए हो, कुछ हो सकता है आपको कि लोकेशन दी गई है उसमें उसके बेस पर आपको वहाँ पर आंसर लिखना है, बताना है कि कौन सा प्लेस वहाँ पर दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन को खुद आप पढ़ सकते हैं। इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, ओवरऑल चॉइस यहाँ पर कुछ है नहीं, नेगेटिव मार्किंग वैसे वाला कुछ किस्सा है नहीं है ना। तो आगे देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को। मैं आपको साथ ही साथ इसकी आंसर की भी दिखाता जाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स के पॉइंट क्या क्या है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस सैम्पल पेपर के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके एनुअल एग्जाम में, क्योंकि आपका जो सिलेबस डिवाइड हो चुका है टर्म 1 और टर्म 2 में, तो क्वेश्चंस बनाने की जो लिमिट है, वो जो ऑप्शन है क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में देने हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो देखते हैं सेक्शन ए में ध्यान से अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी भीमराव अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी भारत की संविधान सभा में उनका रोल जो था क्या था उसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर की को देख लेते हैं। ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ही प्लीड द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी कि इन्होंने जो ये आपका छुआछूत के खिलाफ इन्होंने तर्क दिए थे, और एक शक्तिशाली और संयुक्त केंद्र चाह रहे थे कि केंद्र जो है बहुत शक्तिशाली होना चाहिए भारत में, सबके लिए समान अधिकारों की मांग की, और संसदीय लोकतंत्र की वो मांग कर रहे थे। और भारत के अंदर जो है उन्होंने कई प्रकार से, अच्छा, बम्बई एक जो सभा थी, संविधान सभा की सीट थी, वहाँ से निर्वाचित हुए थे। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर अम्बेडकर जी के बारे में दिए गए हैं। आप एनसीईआरटी की बुक से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द 5th रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813, यानी कि जो आपको एक 5वीं रिपोर्ट नाम का क्वेश्चन है आपके पास, 5वीं रिपोर्ट को
क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको, तो आलोचनात्मक रूप से आपको पांचवी रिपोर्ट का विश्लेषण करना है, जिसको 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इट वाज द 5th सीरीज ऑफ द रिपोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ब्रिटिश संसद की कमेटी के द्वारा, प्रवर समिति के द्वारा रिपोर्टें बनाई गई थी, जिनमें ये पांचवी रिपोर्ट थी, इसलिए इसको पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। उस सीरीज की पांचवी रिपोर्ट थी, श्रृंखला की पांचवी रिपोर्ट थी, इसलिए इसको 5th रिपोर्ट कहा जाता है। इसको 1813 में पेश किया गया था। 1002 पन्नों में से 800 पन्ने तो सिर्फ इस बारे में थे कि जो वहाँ पर जमींदार थे बंगाल के उस ज़माने में, और जो किसान थे यानी कि रैयत थे, और कलेक्टर जो थे, उनकी रिपोर्टें, उनकी, और जो जमींदार और किसानों की पिटीशन यानी याचिकाएं जो थी, बहुत सारी जानकारियाँ और आंकड़े इसमें भरे पड़े थे। कुल मिलाकर के इसमें इंफॉर्मेशन कंपनी के कुशासन के और कंपनी का जो वहाँ पर मिसरूल यानी कि कुशासन कंपनी की गड़बड़ियाँ जो थी उस बारे में दी गई थी इस रिपोर्ट में। अब दूसरी बात है, ब्रिटिश ट्रेडर्स यानी ब्रिटेन के व्यापारी चाह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के व्यापार में न प्रॉफिट कमाए, लाभ कमाए, बल्कि ब्रिटेन के अन्य उद्योगपति भी भारत के साथ व्यापार में काम करें और व्यापार में लाभ कमाएं। इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं और उसके मिस गवर्नेंस या कुशासन के बारे में जानकारी दी गई है। और भी जानकारी एनसीईआरटी बुक में है, वो भी आप बुक में देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको आंसर्स के पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा आपके सामने ये वाला और करके, तो इंटरनल चॉइस आपके पास, अगर आप चाहें तो 2 नंबर का पहला ऑप्शन करें या दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पर ढंग से, ठीक है। तो ऑप्शन आपने देख लिया है, तो अब ये नेक्स्ट ऑप्शन इंटरनल चॉइस वाला, एग्जामिन द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टुवर्ड्स पहाड़ीज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, यानी कि पहाड़िया जनजाति जो कि राजमहल की पहाड़ियों में रहा करती थी बंगाल के अंदर, उनके खिलाफ ब्रिटिश ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी और उनको आपने विश्लेषण करना है या उनका एनालाइज करना है आपको। तो देख लेते हैं आंसर की में किस प्रकार, तो देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टुवर्ड्स द पहाड़ीज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो ये आप पूरी कहानी आपको एनसीईआरटी बुक में पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजाति की आपको मिल जाएगी। द ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, यानी कि उनको तो एक तरह से भाई निर्मूल करने की नीति, उनको भैया भगाने की, मारने की नीति भी ब्रिटिश ने अपनाई थी। दूसरा यहाँ पर ब्रिटिश प्रपोज्ड द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन विद पहाड़िया चीफ्स टू इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट, यानी कि उनके साथ शांति की नीति का भी पालन किया गया, उनको मनाना, उनको समझाना, समझौते की नीति अपनाने की कोशिश की गई ताकि ये पहाड़िया जनजाति के मुखिया जो हैं अपने लोगों को अच्छा व्यवहार करने पर सीमित रखें ताकि वो हमले न करें, लूटपाट न करें, परेशान न करें। तीसरा पॉइंट, पहाड़िया वेंट इनटू माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट एंड कंटिन्यूड देयर वार अगेंस्ट सोल्जर्स आउटसाइडर्स, यार पहाड़िया जनजाति के लोग फिर डर के बेचारे पहाड़ों के अंदर और अंदर जंगलों के अंदर चले गए और फिर बाद में भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी आउटसाइडर्स के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैनी पहाड़िया चीफ्स हु एक्सेप्टेड अलाउंसेस केम टू बी परसीव्ड एज सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज ऑफ और स्टाइपेंडाइरी। तो यहाँ पर जो बहुत सारे पहाड़िया चीफ थे, उन्होंने जिन्होंने अलाउंस मतलब भत्ते, पैसे जो भी ब्रिटिश लोग उनको दे रहे थे, उन लोगों को एज सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ हो गए, यानी ब्रिटिश लोगों के एज ए समझ लीजिए उनके वेतन मिल रहा है उनको, तो उनके अधिकारियों की तरह उनको स्वीकार कर लिया गया या उनसे भत्ते उनको मिलने लगे, स्टाइपेंड जो मिलता है वो मिलने लग गया। तो उन जो पहाड़िया जनजाति के मुखियाओं की जो अपनी जो पावर थी, अपनी अथॉरिटी थी, शक्ति जो थी, उनको अपनी कम्युनिटी में वो खो बैठे अब, ठीक है। तो इस तरह से उन जनरल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉलिसी जो थी ब्रिटिश की 2 प्रकार की थी। एज तो पॉलिसी उन्होंने एक्सटर्मिनेशन की अपनाई थी और दूसरा उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अपनाई थी। उन पर हमले भी किया गया, उनको नाश करने की कोशिश की गई, उनके साथ उनको अलाउंसेस उनके चीफ्स को दिए गए और इस प्रकार से चीज़ें आपको एनसीईआरटी बुक में काफ़ी डिटेल्स में आपको मिल जाएंगी कॉलोनाइजेशन एंड द कंट्री साइड चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वो क्वेश्चन आपको इस तरह से यहाँ पर एनसीईआरटी में दिखाई देगा, ये वाला 3rd क्वेश्चन, rumors and prophecies played a part in moving people to action, explain the statement in the context of the revolt of 1857, यानी कि जो अफवाहें और भविष्यवाणियाँ थी उन्होंने 1857 में जो कुछ भी हुआ था लोगों को उकसाने में बड़ा योगदान दिया था। तो इस स्टेटमेंट को 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपको बताना है, यानी अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को उकसाया कि वो कुछ करें। इस स्टेटमेंट को आपने 1857 के संदर्भ में बताना है, समझाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर की में हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। अब
पहली बात तो कहावत क्या है यहाँ पर, देयर वाज अ र्यूमर दैट द न्यू कैटरेजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स विच वुड पॉल्यूट देयर कास्ट एंड रिलीजन। अब लोगों के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उन दोनों के अंदर अपने अपने धर्मों के लेकर श्रद्धा थी, और वो एक अफवाह फैल रही थी कि जो नई कारतूसें बंदूकों पर जो डाली जा रही हैं उनके अंदर जो है गाय का और सूअर का फैट यानी कि चर्बी लगी हुई है। तो दोनों के लिए भैया ये जानवर अपने अपने धर्म के हिसाब से पवित्र और अपवित्र थे, है ना। हिंदू धर्म के हिसाब से गाय पवित्र होती है और मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग जो सूअर को अपवित्र मानते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ें उनके धर्म के अगेंस्ट जा रही थी। तो इन कारतूसों का प्रयोग मुंह से खींचकर करना था बंदूक को चलाने के दौरान, तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, पॉल्यूट हो रहा था, पहला कारण। एक अफवाह और फैल रही थी कि ब्रिटिश ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन ऑफ इंडियंस बाय मिक्सिंग द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर। एक अफवाह थी कि गाय और सूअर का जो हड्डियों का चूरा है वो आटे में मिलाया जा रहा है ताकि भारतीय लोगों का धर्म भ्रष्ट किया जा सके। तीसरी अफवाह थी फियर एंड सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, यानी कि भारतीयों को जो है ईसाई बनाया जा रहा है, ईसाईकरण का भय था वहाँ पर, कि ये भी एक भय फैला हुआ था समाज में, अफवाही समझ लीजिए जो भी है। देयर वर र्यूमर्स दैट ब्रिटिश हैड मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। ये पहले भी ये पॉइंट मेरे ख्याल से आ चुका है, मैं बता चुका हूँ। एक और भविष्यवाणी थी, मैं आपको बता दूं वहाँ पर प्रोफेसी जो है यहाँ पर, द रिस्पॉन्स टू द कॉल फॉर एक्शन वाज इन्फोर्स्ड बाय द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंचुरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि जब जो है आपका प्लासी की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 23 जून 1857 को, और यह अफवाह फैला दी गई थी कि भाई 23 जून 1757 को हुई थी कि 23 जून 1857 को 100 साल पूरे हो जाएंगे प्लासी की लड़ाई को, और उसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य का भी यहाँ पर भारत से अंत हो जाएगा, ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। तो ये अफवाह पर लोगों ने भरोसा किया कि ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी एक अफवाह फैलाई गई थी। अदर रिलेवेंट पॉइंट भी आपको जो लिखना हो वो आप सब बहुत सारे लिख सकते हैं, पर ये मुख्य रूप से एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं, इन पॉइंट्स में से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है ये। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, why have many scholars written the months after independence as being गांधीजी's finest hours? एक्सप्लेन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही 3 मार्क का क्वेश्चन है, पहले लॉन्ग आंसर में भी आ जाता था कभी कभी। तो आपको यहाँ पर गांधी जी के किसी भी नेशनल मूवमेंट के बारे में नहीं पूछा गया है, नॉन कॉपरेशन के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि उनके जो आज़ादी के बाद यानी 1947 में उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन से ऐसे काम कर दिए जो फाइनेस्ट आवर्स ऑफ देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल, बेहतरीन जो दिन है वो आज़ादी के बाद के हैं गांधी जी के, तो वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसके पॉइंट्स वही होंगे जनरल की गांधी जी ने बाद में एकता के लिए संघर्ष किया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, दंगों को रोकने के लिए वो बंगाल भी गए, दंगों को रोकने के लिए दिल्ली में काम किया, हिंदू मुस्लिम दोनों को समझाया किस तरह हम पहले प्यार से रहते थे, चांदनी चौक में उन्होंने भाषण दिया, दंगे रोकने के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने पाकिस्तान जाने की इच्छा भी जताई थी। बहुत सारी घटनाएं आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर भी इसके आंसर्स को हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीइंग गांधी जीज फाइनेस्ट आवर्स, यानी गांधी जी के स्वर्णिम जो कार्य हैं, स्वर्णिम पल हैं, वो आज़ादी के बाद के हैं, ठीक है, महीने हैं, ठीक है, फाइनेस्ट आवर्स, स्वर्णिम पल। ही प्लीड फॉर द कोऑपरेशन एंड कम्युनल हार्मनी, उन्होंने जो है सहयोग और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आज़ादी के बाद काम किया, जब भारत का विभाजन हो चुका था, दंगे फैल रहे थे भारत पाकिस्तान सीमा पर, और दोनों देशों में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे या हिंदू सिख दंगे चल रहे थे, तो उस प्रकार से उसको रोकने के लिए काम किया। ही अर्ज्ड दैट द टू पार्ट्स रिस्पेक्ट एंड बी फ्रेंड वन अदर, ये चाह रहे थे कि दोनों टुकड़े जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, दोनों तो भाई की तरह व्यवहार करें। ही ट्राइड टू बिल्ड अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। अब वो चाहते थे कि सभी धर्म जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख, यानी हिंदू और मुस्लिम मुख्य तौर पर आपस में जो विश्वास बना के रखें और आपस में आपसी सौहार्द बना के रखें, एक विश्वास का कायम करके रखें, कॉन्फिडेंस विश्वास बना के रखें धर्म के मामले में, ठीक है। ही वॉज वरीड फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान, अब वो बहुत चिंतित थे कि जिस प्रकार से भारत में जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए भी और पाकिस्तान में जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए भी। आपको पता है कि भारत का जब विभाजन किया गया और एक टुकड़ा पाकिस्तान अलग बना, तो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर जो है हिंदू विस्थापित हुए, और भारत में भी जो है आपका
मुस्लिम विस्थापित हुए और पाकिस्तान में सिख भी विस्थापित हुए। तो यहाँ पर बड़ा पैमाने पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, पाकिस्तान से सिख और हिंदू बड़े पैमाने पर भारत की तरफ आते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं, मारकाट मच जाती है और भारत से भी मुस्लिम जो है विस्थापित होते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। तो इस प्रकार से वहाँ पर चिंतित समान रूप से थे, बड़ी आपाधापी की स्थिति थी। आप उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर भारत का विभाजन पढ़ सकते हैं जो सिलेबस में नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो गांधी जी इस दौरान चांदनी चौक की सभा में भाषण दे रहे थे कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखो। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता की बातें लगातार कर रहे थे, जबकि उस समय शायद कोई भी व्यक्ति गांधी जी की बातों को सांप्रदायिक माहौल में सुनना पसंद नहीं कर रहा होगा। लेकिन फिर भी गांधी जी लगातार उस दौर में भी जब भी उनकी आलोचना की जा रही थी तब भी अपने उन्हीं सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक भाईचारे, सहयोग की अपील कर रहे थे। और यही गांधी जी के आज़ादी के बाद के बेहतरीन पल हैं। इस पे पहले 8 मार्क का क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी ये 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और सेक्शन बी में हर क्वेश्चन आपका 6 मार्क का होगा, यानी मिनिमम आपको 6 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं। और मैक्सिमम मैं बोलता हूँ कि 8 मार्क लिखिए, बढ़िया पॉइंट लिखिए 8 मार्क का, तो 8 पॉइंट लिखेंगे तो 6 मार्क तो आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 6 prominent leaders of northern India who fought against the British in the revolt of 1857। यानी कि आपको किन्हीं 6 महत्वपूर्ण जो है नेताओं के नाम बताने हैं जिन्होंने उत्तरी भारत के अंदर जो है 1857 की क्रांति लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इसमें मैं नाम आपको बता देता हूँ, आपको 6 नाम तो याद रखने ही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बेगम हजरत महल हो गई, बिरजिस कद्र हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपके यहाँ कुंवर जो है आपके जगदीशपुर के जब जमींदार थे कुंवर जगदीश सिंह हो गए, आपके पास या बहादुर शाह जफ़र हो गए, नाना साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए, बख्त खान हो गए बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला शाह हो गए, शाह अमल जो बड़ौद के रहने वाले थे वो हो गए। तो कम से कम 6-7 मैंने बता दिए हैं। ये उत्तरी भारत के काफ़ी बड़े बड़े जो नेता जो थे इन लोगों ने नेतृत्व किया था। फिर भी हम आंसर की आपको दिखा रहे हैं कि CBSE के आंसर की आपको क्या बता रही है, उसको देख के हम अंदाज़ा लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोल ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स। अब रोल तो काफ़ी लंबा है, डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो कि आपको देखना है। कानपुर नाना साहेब, सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव, बिकम द लीडर फॉर द रिवोल्ट। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, एज्यूम द लीडरशिप ऑफ अपराइजिंग, विद्रोह का नेतृत्व रानी की लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया। आरा बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो बुजुर्ग लोकल जमींदार थे उन्होंने भी यहाँ पर विद्रोह में शामिल हुए थे। लखनऊ में बिरजिस कद्र जो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे और उनकी माँ थी बेगम हजरत महल, तो इन्होंने लीडरशिप की थी रिवोल्ट की, क्योंकि अवध का अधिग्रहण अनेक्सेशन किया गया था। और बात करें गोनू, गोनू का नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं नहीं ले पाया था। गोनू एक ट्राइबल कल्टिवेटर यानी कि एक जनजाति किसान थे, सिंह भूमि छोटा नागपुर झारखंड से थे। गोनू जनजातीय नेता थे, तो इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था कोल जनजाति का, झारखंड छोटा नागपुर में। शाहमल जो थे बड़ौद के जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने किसानों को नेतृत्व किया था। इसके अलावा बहुत सारे नाम आपके पास हैं। बहादुर शाह जफ़र आपके सामने आ जाते हैं, तात्या टोपे का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नाम आपके सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर इंटरनल चॉइस पे आपके सामने दी गई है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट ब्रिंगिंग इनटू इट्स एम्बिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। यानी कि जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ये अपने आप में एक मास मूवमेंट या जन आंदोलन था। ठीक है, और इसने इस आंदोलन में सैकड़ों बल्कि हजारों साधारण भारतीयों को भी शामिल कर लिया था। यानी बड़े पैमाने पर जनसाधारण ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था वास्तविक रूप से। तो आपको क्या करना है, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसके पक्ष में आपको विभिन्न तर्क देने हैं जो कि आपके NCERT की टेक्स्ट बुक में भी लिखे गए होंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुआ था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो नेता थे उनको तो जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर अंडरग्राउंड रह करके जो कांग्रेस के उस समय के जो और नेता थे, द्वितीय पंक्ति के, सेकेंड कैटेगरी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अंडरग्राउंड लेवल पर एक्टिविटीज़ करवाई थी। और उस दौरान जो है यहाँ पर
बहुत सारे नेता, जयप्रकाश नारायण हो गए, आसफ अली जैसे है अन्य नेता हो गए, उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था इस भारत छोड़ो आंदोलन में। नौजवानों ने नौकरियां छोड़ दी थी, सड़कों पर उतर आए थे, कई जगह समानांतर सरकारें जो है स्थापित हो गई थी, पैरेलल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हो गई थी, बलिया उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में शायद सतारा में। इसके अलावा रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई थी, भीड़ की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, युवा हो गए। तो इसके सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी के आंसर की से मैं आपको सीधे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज्ड द स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट, यानी जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए थे हड़ताल करने के लिए, विरोध करने के लिए। विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़े और जेल गए। सोशलिस्ट समाजवादी जो थे उन्होंने भी अपना विरोध किया था। वो महिलाएं जो है बड़ी संख्या में विरोध कर रही थी। इंडियंस ने ज्वाइन किया इस पूरे आंदोलन को, बॉयकॉट किया गया, धरने दिए गए, हड़तालें की गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमले किए गए, बड़े पैमाने पर जो है ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनियल रूल था, उसके सिंबल्स जो थे उनको उखाड़ फेंका गया, कई जगहों पर झंडे उतार दिए गए और तिरंगे फहरा दिए गए, और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगा दिए गए। मैं बताऊंगा यहाँ पर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कांग्रेस के कई नेताओं ने शुरू किए थे। यहाँ पर कई नेता ऐसे थे कांग्रेस के जिन्होंने अंडरग्राउंड रह करके रेडियो स्टेशन कंडक्ट करवाए थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी। तो बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रूप से इसको दबा दिया था। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने हवाई जहाज़ से भी कुछ जगहों पर बम गिराए थे और बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज कराया गया, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों को जेलों में डाला गया था। और कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को तो पहले ही जेल में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में जो अन्य पंक्तियों के जो नेता थे वो आंदोलन को चुपचाप चलाते रहे। और ये भी कहा जाता है कि इस आंदोलन में छुप छुप के भी सरकारी जो कर्मचारी जो भारतीय थे वो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। और कहते हैं फिर भी गांधी जी ने इस आंदोलन को, मेरे ख्याल से एकमात्र आंदोलन है जिसको शायद उन्होंने वापस नहीं लिया, क्योंकि हिंसक होता जा रहा था। और गांधी जी अभी तक ये सीख चुके थे कि मैं कोई भी आंदोलन वापस अगर ले लेता हूँ तो वहाँ पर जनता के बीच में गुस्सा होता है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट अपने आप में बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते गए, जबकि इसके बड़े बड़े नेता कांग्रेस के काफ़ी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। तो आप इसके पॉइंट्स अब यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास इंटरनल चॉइस है, गांधी जी हैड मोबिलाइज्ड अ वाइडर डिसकंटेनमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द सॉल्ट सत्याग्रह, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो गांधी जी ने जो है, जो बड़े पैमाने पर असंतोष, असंतोष का मतलब होता है लोगों के अंदर जो असंतुष्टि की भावना थी, असंतोष था लोगों के अंदर, जो वहाँ पर नमक को लेकर के गांधी जी ने उनके असंतोष को एकत्र किया, मोबिलाइज किया, उसका ध्रुवीकरण किया, उसको इकट्ठा किया, और जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ सॉल्ट सत्याग्रह बना दिया। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है, एलुसिडेट करना है कि स्टेटमेंट को सूटेबल एग्जाम्पल के द्वारा, यानी गांधी जी ने मोबिलाइज किस तरह से किया, लोगों की नाराज़गी को, नमक को लेकर के जो असंतुष्टि लोगों की थी उसको, गुस्से को ब्रिटिश रूल के खिलाफ सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में, नमक सत्याग्रह के रूप में। तो सारे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब नमक बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर पॉइंट दिखाई देता है आपको, तो उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, गांधी जी अनाउंस्ड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब गांधी जी ने उसको फ़ायदा उठाया, भाई नमक जो है, नमक के कारण लोगों में नाराज़गी थी, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि उस नमक कानून को तोड़ेंगे और प्रतीक होगा कि भाई हम ब्रिटिश कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। दूसरा, सॉल्ट लॉ गेव द स्टेट अ मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। अब ये नमक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसका मतलब ये था कि वो नमक पर उनका एकाधिकार हो जाएगा, नमक बनाने पर, उसको बना भी सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द स्टेट मोनोपोली ऑन सॉल्ट वॉज डीपली अनपॉपुलर एज इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड सॉल्ट वॉज indispensable and the people were forbidden for making salt एवं द डोमेस्टिक यूज़। यानी कि जो राज्य का या ब्रिटिश का जो अधिकार पूरी तरह से नमक बनाने पर हो जाता, तो ये तो भैया अलोकप्रिय कानून बन गया था, क्योंकि हर घर में नमक का प्रयोग होता था और नमक का प्रयोग करना तो अनिवार्य था, हर घर में, है ना, अनिवार्य था, अपरिहार्य था। और लोग को नमक बनाने से मना कर दिया था, जबकि वो अपने चाहे तो अपने घर में घरेलू प्रयोग उस नमक का कर सके, वो भी नहीं कर सकते थे, घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे लोग। अगला पॉइंट है, गांधी जी होप्ड टू मोबिलाइज द वाइडर डिसकंसेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड स्टार्टेड डांडी मार्च। अब गांधी जी ने इस जो लोगों के अंदर बड़े पैमाने पर डिसकंसेंट जो था, यानी असहमति लोगों के अंदर जो थी, लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो सहयोग की भावना का अभाव हो रहा था, लोगों के अंदर गुस्सा जो था, उसको भुनाया, उसको मोबिलाइज किया, उसको एकत्र किया और ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश शासन था, उसके खिलाफ दांडी मार्च के रूप में इसको शुरू करवा दिया। एक बार गांधी जी दांडी पहुंच गए तो उन्होंने वहाँ पर सॉल्ट लॉ
तोड़ दिया और वहाँ पर नमक बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश कानून को तोड़ा। पैरेलल सॉल्ट मार्चेस वर ऑर्गेनाइज्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, और भारत भर में जगह जगह, आपके गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपके हिमाचल हो, या कहीं अलग अलग जगहों पर भी विभिन्न प्रकार से कांग्रेस के उस समय कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सॉल्ट मार्च किए थे और नमक बना करके यहाँ पर ब्रिटिश कानून को यहाँ पर चुनौती दी और नमक के कानून को तोड़ा था। यहाँ ये बात आपको बताई जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7th क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अकबर्स इनलाइटेंड रूल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। यानी कि आपको बताना है कि अबुल फजल ने जो सुलह कुल सार्वत्रिक शांति जिसको कहा गया है, उसके विचार को अकबर के प्रबुद्ध शासन की एक आधारशिला बताया है। इस कथन को आपने कुछ उचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है। यानी कि सुलह कुल का मतलब सार्वत्रिक शांति, सब जगह शांति, जो कि अबुल फजल ने इसको बताया है कि सुलह कुल की नीति को। और उसने बताया कि अकबर का जो प्रबुद्ध शासन था, जो कि एक अच्छा शासन था, मान लीजिए उसके अनुसार, उसकी आधारशिला था। तो आपको उदाहरण देने हैं। तो उदाहरण क्या देना है? सुलह कुल की पॉलिसी को आपने आगे एक्सप्लेन कर देना है। तो वही होगा कि रिक्रूटमेंट तो बहुत सारे रेस, बहुत सारे रिलीजन से कर दिया, हिंदू से भी कर दिया रिक्रूट, और आपके वेरियस रेस यानी अफ़गान, लोदी, और जो आपके जो भी ये ईरानियंस हैं, अरेबियंस हैं, टर्क्स हैं, ये सब उसने रिक्रूट करती है अपने जो अपने कोर्ट में अकबर ने। इसके अलावा सबको ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथफुलनेस टुवर्ड्स द कोर्ट ऑफ मुगल्स, जो भी उनकी योग्यता थी उसके आधार पर दरबार में पद दिए, ईरानियों को दिए। तो वो सारी डिटेल्स आपको अभी मैं आंसर की से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये देखेंगे आप, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट्स तो वहाँ पर शॉर्ट लो के ही हैं जो मैंने आपको बताए नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं सुलह कुल। सुलह कुल की पॉलिसी में आप देख सकते हो, डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि सभी विभिन्न प्रकार के जो धर्म थे, नस्लें के धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी हो गए, जो भी धर्म हैं उनको समान रूप से अपने धर्म को मानने की आज़ादी अकबर के समय में थी। लेकिन वहाँ पर अकबर जो था सुप्रीम था, अथॉरिटी उसकी सुप्रीम थी, ताकि सब लोग शांतिपूर्वक रहें, ठीक है। अच्छा, ही इंश्योर्ड देयर जस्टिस एंड पीस। बादशाह का काम था कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। नोबिलिटी वाज कंप्राइज्ड ऑफ ईरानियंस, यानी कि जो अभिजात वर्ग था उसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत, दक्कनियन, दक्कनी मुसलमान, ये सब लोग थे, ठीक है। और ये पोजीशंस जो उनको दी जाती थी या पद दिए जाते थे सभी उस समय के लोगों को, उनकी मेरिट यानी कि जो योग्यता थी, उनकी सेवाओं के बारे में निष्ठा के रूप में दिया जाता है। अकबर, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अकबर ने बहुत सारे धार्मिक कर हटा दिए, जिनमें जजिया कर, जिसे बोलते हैं पिलीग्रिमेज, यानी कि हिंदुओं पर उस समय जजिया, गैर मुसलमानों पर नॉन मुस्लिम्स पर जो टैक्स लगता था उसको जजिया कर बोला जाता था, उसको अकबर ने जो है हटा दिया था, एबोलिश कर दिया था। इसके अलावा पिलीग्रिमेज, धार्मिक कर, यानी किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करते थे, हरिद्वार, बनारस वगैरह की, अगर हिंदू यात्री, तो उन पर एक धार्मिक कर लगता था, वो भी अकबर ने हटा दिया था। तो ये भी सुलह कुल की पॉलिसी के अंदर आता है। ही गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट एंड मेंटेन द रिलीजियस बिल्डिंग्स। अकबर के द्वारा जो है धार्मिक इमारतों को बनाने के लिए दान दिया गया, डोनेशंस दिए गए, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए दिए गए। क्रिश्चियंस को भी चर्च बनाने के लिए दिया गया था कुछ डोनेशन, और हिंदूज़ के लिए भी दिया गया था। ही सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स लाइक ईद, शब बारात एंड होली। अकबर जो है ईद मनाता था, शब बारात मनाता था, और होली भी सेलिब्रेट करता था। और इस प्रकार से ये भी सुलह कुल की पॉलिसी का पार्ट है। ही इन्वाइटेड जेसुइट मिशन फॉर रिलीजियस डिस्कशंस। उसने अपने जो इबादत खाना उसने फतेहपुर सीकरी में इस्टेब्लिश किया था, जो कि आपको लास्ट पेज है, वहाँ पर कुछ जानकारी दी गई हैं। और वह जेसुइट मिशन का मतलब हो गया जो मिशन यूरोप से आए हैं, मिशनरीज जिसमें हैं, जो क्रिश्चियनिटी को वहाँ पर फैलाने के लिए आ रखे हैं। उन जेसुइट मिशन को अपने कोर्ट में भी बुलाया, इबादत खाना में डिस्कशंस के लिए बुलाया, रिलीजियस डिस्कशन के लिए, धार्मिक चर्चाओं के लिए जेसुइट मिशन को बुलाया। तो ये भी सुलह कुल से जुड़ा हुआ पॉइंट है। यहाँ तक कि उसके इबादत खाना, जहाँ पर उसका एक जगह थी जहाँ पर सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करता था, हिंदू हो, मुस्लिम में भी दोनों संप्रदाय, शिया सुन्नी के लोग हों, जितने भी संप्रदाय हैं, वो जैन हो गए, उनसे चर्चा किया करता था। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट सुलह कुल की पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वर डिस्क्राइब्ड एज बुके ऑफ द फ्लावर्स हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि अब यहाँ पर इसका क्लियर कर लेते हैं। द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स यानी कि मुगल अभिजात, मुगल अधिकारियों का जो दल था उसको जो है एक गुलदस्ते के रूप में बताया गया था, जो कि निष्ठावान होकर के बादशाह के साथ जुड़ा हुआ था। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सुटेबल आर्गुमेंट। आपको ये बताना है कि मुगल अधिकारियों का एक जो दल था पूरा का पूरा, जिसमें आपको ईरानी, तुरानी, जितने भी प्रकार के धर्म के नस्ल के लोग मिल रहे हैं, या राजपूत, मराठा जो भी मिल रहे हैं, वो सब मिलजुला करके निष्ठा के रूप में बादशाह के साथ गुलदस्ते के रूप में जुड़े हुए थे। तो इस स्टेटमेंट को आपको सुटेबल आर्गुमेंट के साथ एक्सप्लेन करना है 6 पॉइंट के अंदर। तो इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि अकबर की जो कोर्ट था उसमें अभिजात वर्ग, एलीट क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी। उसके अंदर जो आपको हिंदूज मिलेंगे, मुस्लिम्स मिलेंगे। मुस्लिम्स में आपको शेखजादा इंडियन मुस्लिम्स में मिलेंगे, ईरानियन मिलेंगे, टर्क्स मिलेंगे, अफगान्स मिलेंगे, अबिशीनियाई मिलेंगे, रशियन मुस्लिम्स भी मिल जाते हैं, मोरक्कन भी मिल जाएंगे। जितने भी वैराइटीज़ हैं वहाँ पर मिलते थे। ठीक है, तो ये बके था, एक प्रकार से बुके था, वैरायटी ऑफ द पीपल, रिलीजन पीपल जो उसके कोर्ट में, उसके एरिस्टोक्रेटिक क्लास में थे। ठीक है, और ये लॉयल्टी रखते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई पैसे से, इनकी श्रद्धा बादशाह के साथ थी, निष्ठा से जुड़े हुए थे। तो आप पहले इसका आंसर एनसीईआरटी के सीबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग आपको स्क्रीन पर भी क्लियर कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर, द मुगल नोबिलिटी वाज कंप्राइज्ड ऑफ ईरानियन, तुरानियन, अफगानीज, राजपूत एंड दक्कनीज आल्सो। तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। मुगल नोबिलिटी वाज कंप्राइज्ड ऑफ ईरानियन। मुगलों का जो अभिजात वर्ग था उसमें ईरानी थे, तुरानी थे, अफगान थे, राजपूत थे और दक्कनी, सभी प्रकार के लोग मुगलों के अभिजात वर्ग में शामिल थे। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर आते हैं, मुगल नोबिलिटी वर द मेन पिलर ऑफ मुगल स्टेट। मुगल अभिजात वर्ग मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। ये भी अपने आप में स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मनसबदार भी थे इसमें शामिल, आपको पता है। थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, मुगल नोबिलिटी वाज चूजन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स बोथ रिलीजियसली एंड एथनिसिटी टू इंश्योर अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स। यानी मुगलों का जो अभिजात वर्ग था वो बहुत सारे वर्गों से, समूहों से जोड़ा गया था। अब धार्मिक समूह की बात करो, चाहे एथनिसिटी की बात करो। अब एथनिसिटी मतलब नस्ल वाले। अब नस्ल की बात करेंगे, जैसे कि इनके पास ईरानी, मुस्लिम तो थे ही, कोई दिक्कत नहीं ईरानी, लेकिन ईरानी नस्ल हो गई, आपके अफगान नस्ल हो गई, तुर्क नस्ल हो गई, अरब नस्ल हो गई, रसियन हो गए, अबिशियानी हो गए, और बहुत सारे क्षेत्र के नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। और भारतीयों में से बात करेंगे तो राजपूत इनके पास थे, बाद में जहांगीर के टाइम पे मराठा आए। ठीक है, भारतीय मुसलमान आ गए। तो धार्मिक रूप से और नस्लीय रूप से दोनों प्रकार के लोग इसके दरबार में, इसके पास अभिजात वर्ग में थे। तो गुलदस्ता अपने आप हो गया। बहुत प्रकार के जो फूल हैं वो लगे हुए हैं इनके इस अभिजात वर्ग में, एरिस्टोक्रेटिक क्लास में। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, देवर डिस्क्राइब्ड एज गुलदस्ता और अ बुके ऑफ फ्लावर्स इन द ऑफिशियल क्रॉनिकल्स। यानी जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, आधिकारिक इतिवृत्त हैं मुगलों के, उसके अंदर इनके जो है अधिकारियों के दल को बुके ऑफ फ्लावर्स यानी कि एक गुलदस्ते के रूप में बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इट सिग्निफाइड देयर यूनिटी हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टुवर्ड्स द मुगल एम्परर। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इनकी जो एकता, इन सब वर्गों में तो वही लड़ाई होनी चाहिए थी, बट दे हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टुवर्ड्स द मुगल एम्परर। उनके अंदर एकता थी और मुगल बादशाह के प्रति उनकी श्रद्धा थी, फेथफुलनेस थी, निष्ठा थी, और आपस में जुड़े हुए थे बंधन में, और मिलिट्री कैंपेन्स में भी साथ में ये काम करते थे। इतना डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल नोबल्स वर रैंक्ड और वर अलॉटेड मनसब्स कंप्राइजिंग ऑफ जात एंड सवार। अच्छा, मेन बात क्या है कि सभी जो नोबल्स, एरिस्टोक्रेटिक पीपल यानी सभी अभिजात वर्ग के जो लोग होते थे, इनको रैंक या श्रेणी प्रोवाइड करवाते थे और इनको मनसब दिया जाता था और इनको मनसबदार भी कहा जाता था। अब मनसब जो है दो भागों से मिलकर बनता है, दो भागों में बांटा जाता है, जात और सवार। जात दिखाता है किसी भी पर्टिकुलर मनसबदार के उसके रैंक को, उसकी पोजीशन, उसकी सैलरी को दिखाता है कि वेतन उसको कितना मिल रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। सवार का मतलब हाउ मैनी हॉर्स राइडर्स यानी उसकी घुड़सवार उसको कितने रखने हैं, घोड़े वगैरह। तो ये डिटेल इतना यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है, तो फिर भी यहाँ पर एक मनसबदारी सिस्टम, आप एक वर्ड लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द नोबल्स वर आल्सो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मिलिट्री सर्विस फॉर द एम्परर। अब जो नोबल्स यानी जो अभिजात वर्ग था, उनसे यह अपेक्षा हमेशा थी और करते भी थे, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड उन्होंने करवानी पड़ती थी। तो हु द राजपूत,
अफगान्स और द टर्क्स और जो भी ईरानियंस होते थे उनको मिलिट्री सर्विस, सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। एम्परर के लिए, बादशाह के लिए सैनिक अभियानों में लड़ने के लिए जाना पड़ता था। एग्जाम्पल, मान सिंह फ्रॉम राजस्थान वाज द कमांडर ऑफ अकबर। तो अकबर के एक सेनापति थे मान सिंह, मनसबदार भी थे अकबर के, तो वो लड़ने कई अभियानों में गए और महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए अभियान में उनको भेजा गया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको बुक में मिल जाएंगे, को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं एनसीईआरटी के बेस पे आपको, सीबीएसई के बेस पे पॉइंट्स बता रहा हूँ। कोई भी 6 पॉइंट आपको लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, अब पिछला जो क्वेश्चन सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता, केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आप खुद एनसीईआरटी सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत टाइम लग जाता है वीडियो को बनाने में। तो यहाँ पर जो मैं बता दूँ आपको, द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड, यानी कि जो लिखित शब्द का महत्व यहाँ पर बताया गया है अबुल फजल के द्वारा। ये आप एनसीईआरटी की बुक से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इन अबुल फजल्स वर्ड, यानी अबुल फजल के शब्दों में यहाँ पर कुछ बताया गया है। ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है। 1+1+2 में डिवाइड करके पूछा गया है। 1 का मतलब हो गया आपको यहाँ पर कुल मिला के 3 जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इसमें 1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। टोटल 4 क्वेश्चन को देख लीजिए स्क्रीन पर। मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा इसमें, है ना, तो ये छोड़ देते हैं। क्वेश्चन पर बता देता हूँ। वाई वर वर्ड्स कंसिडर्ड एज द लैम्प ऑफ विजडम, यानी कि जो शब्द हैं बुद्धिमत्ता की रोशनी, इनको क्यों बताया गया अबुल फजल के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, हाउ हैज़ अबुल फजल रिलेटेड वर्ड्स विद नॉलेज, अबुल फजल ने शब्दों को ज्ञान से क्यों संबंधित यहाँ पर किया हुआ है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया 2 नंबर का, हाउ डिड अबुल फजल रेफर डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन व्यूवर्स ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लर्नड पर्सन। अबुल फजल ने किस प्रकार से अंतर बताया है कि सामान्य व्यक्ति ने जो प्रेक्षण किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, निरीक्षण किया है, और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लर्नड पर्सन, और एक विद्वान व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन में क्या अंतर होता है, और एक सामान्य व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन में प्रेक्षण बोला जाता है उसको, उसमें क्या अंतर होता है। 2 मार्क का प्रश्न है, तो आप उसको पढ़ के सोर्स को कर सकते हैं इस प्रश्न को। 9th क्वेश्चन है, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब यहाँ पर उसी तरह का सोर्स केस बेस्ड क्वेश्चन है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने में समय चला जाएगा। देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी, यहाँ पर कोई भी विभाजित जो है निष्ठा नहीं हो सकती। ये गोविंद बल्लभ पंत ने जो है कोई यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कोई स्पीच दी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसका काफ़ी डिस्क्राइब करके यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी नहीं पढ़ा जा सकता है। विभाजित निष्ठा नहीं हो सकती है कहीं भी किसी भी देश में, गोविंद वल्लभ पंत का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन इसमें इसी तरह दिए गए हैं। हाउ डिड जीबी पंत इनकरेज सिटीजन्स टू मेक अ यूनिफाइड नेशन, यानी कि नागरिकों को गोविंद वल्लभ पंत किस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि एक एकीकृत राष्ट्र बनाया जा सके। वाई डिड ही आर्ग्यूड द सिटीजन्स फॉर लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन, और वो क्यों नागरिकों को ये बताते हैं, बोलते हैं कि आप अपने राष्ट्र के प्रति लॉयल्टी यानी कि श्रद्धा यानी कि निष्ठा लाएं। और 2 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन में बनता है, हाउ वाज लॉयल्टी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ सोशल पिरामिड, यानी किस प्रकार से निष्ठा जो है एक सामाजिक पिरामिड का आधार बनती है, कैसे। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप उसको जान जाएंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। और लास्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन डी, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ा जा सकता है। सेक्शन डी में मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी मानचित्र आधारित क्वेश्चन है सेक्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 1 मार्क का, द प्लेस वेयर गांधी जी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी वह स्थान जहां हुई घटना के आधार पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, रद्द कर दिया। तो वो जगह है, उस जगह का नाम आपको पता है, वो है चौरही चौरा। तो यहाँ पर आपको जब आपको मैप मिलेगा उस पर आपको लोकेट भी करना है, लेबल भी करना है, जब आप बुक एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। या फिर आप चाहें तो 10 नंबर के ऑप्शन 1 को ना करना चाहे तो और करके भी दे रखा 1 मार्क का ऑप्शन, और ये है द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स, यानी गांधी जी ने जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था, उस जगह का नाम बताएं। तो वो है चंपारण, तो वो भी आप कर सकते हैं, दोनों में से एक है। सेक्शन बी की बात करते हैं, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब जो मैं आउटलाइन मैप आपको दिया गया होगा, अ प्लेस रिलेटेड टू द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि आपको एक मैप दिया गया है, उसमें 1857 का प्लेस दिखाया गया है, उसमें मार्क्ड ए किया गया है। उस ए मार्क्ड किए गए निशान को पढ़िए और उसका नाम भी लिखिए, लेकिन 1857 से रिलेटेड है, तो ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पर। पहले
ये प्लेस दिखाया गया और सीधे तौर पर ये क्या है, ये झांसी है, तो झांसी लिख लीजिएगा। झांसी रानी लक्ष्मीबाई का झांसी है और ये 1857 से रिलेटेड है। इसके अलावा गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया था वो बिहार में चलाया था, चंपारण, तो यहाँ पर नील की खेती करने के लिए आया था। और चौरी चौरा यहाँ गोरखपुर में कहीं पर हुआ था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि भैया असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट मैप देख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉलोइंग क्वेश्चंस की। तो फॉलोइंग क्वेश्चन में बात करते हैं विजुअली एम्पायर्ड स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए फिर से यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद उनके लिए अलग से विकल्प दिया गया है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको और करके भी दिया गया है क्वेश्चन, आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है। आप या तो फर्स्ट वाला पार्ट कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए। एक ही मैप ऑप्शन आपके पास दिया गया है और वो आपको 2 नंबर का मिलेगा। नेम एनी 2 कैपिटल सिटीज़ ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि विजुअली एम्पायर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको बताना है कि 2 मुगल साम्राज्य की राजधानियों के नाम, कोई भी राजधानियों के नाम आपको बताने हैं और वो आपको लिख देने हैं। तो उसमें से फतेहपुर सीकरी आप बता सकते हो, आगरा बता सकते हैं, दिल्ली बता सकते हैं और लाहौर बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और करके अगर आपको ये नहीं आता है तो एक ऑप्शन और भी है 10 नंबर में ही, मेंशन एनी 2 प्लेसेस रिलेटेड टू द 1857, यानी 1857 की क्रांति से संबंधित 2 स्थानों के नाम आपको बताने हैं, जिसमें से आप लिख सकते हो झांसी, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, जबलपुर, ठीक है, मेरठ, इस तरह की जगहों के नाम, कानपुर हो गए, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एनसीईआरटी के आंसर की से देखने की कोशिश की है, उससे भी बताने की कोशिश की। आपको डिस्क्राइब किया जा सकता था बहुत ज़्यादा, लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, इसलिए अपने दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं डाला है, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, ना लगे तो भी करिए, ताकि आगे अच्छा किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन। गुड लक फॉर एग्जाम।